हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग संस्कृत आईएएस के टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमिक्स के हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काले धन की उपस्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग, धर्मार्थ कार्यों की अनदेखी, अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग का अनौपचारिक होना। क्वेश्चन पूछ रहा है, उपरोक्त में से कितने सकल घरेलू उत्पाद के मापन की सीमाओं के संदर्भ में सही है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के मापन में क्या क्या सीमाएं हैं, किस तरह की, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद के मापन की सीमाओं के अंतर्गत आप देखेंगे काले धन की उपस्थिति, क्योंकि इसको जो है जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। घरेलू क्षेत्रों में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग, इसको भी जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। धर्मार्थ कार्यों की अनदेखी और अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग का जो है अनौपचारिक होना भी जीडीपी के मापन के लिमिटेशंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, पीएम किसान योजना, दूसरा वृद्धावस्था पेंशन योजना, तीसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चौथा बेरोजगारी भत्ता। उपरोक्त में से कितने भुगतान हस्तांतरण के उदाहरण हैं। ओके, भुगतान हस्तांतरण क्या होता है। भुगतान हस्तांतरण पैसे का एक तरफा भुगतान, यानी कि अ, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने से रिलेट करके इसे समझ सकते हो। जैसे कि आप अपने नानी के घर गए, नानी घर जब आप जाते हो तो जब आप रिटर्न होते हो नानी के घर से, तो आपको क्या मिलता है, कुछ पैसे नानी आपको दे देती है पॉकेट मनी के रूप में, है ना। कि आप बच्चा ये रख लो, तुम्हारा अपना कुछ जो मन में आए तुम ले लेना, खा पी लेना। ठीक है, तो यानी कि वो पैसा जो है आपको उसके बदले नानी को नानी ने आपको वो पैसा दिया। पैसा देने के बाद आप उसको लेके एकदम फ्री हो गए कि अब तो मुझे इस पैसे को नानी को फिर से नहीं देना है ना, नानी को इस पैसे के बदले मुझे कोई सेवा देनी है, ना कोई सेवा देना है और ना ही इसके बदले उन्हें मुझे कोई वस्तु देना है। यानी कि ये ऐसा भुगतान है, ये एक ऐसा एक तरफा भुगतान होता है जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा नहीं प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको पैसा मिला, अब आपकी मर्जी, आप चाहो जहां इसे खर्च करो। ओके, इसके बदले आपको ना तो कोई सर्विस देना है और ना ही कोई वस्तु देना है। ठीक है, तो यानी कि इसके बदले आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है। दोबारा आपको मिल गया तो एक तरफा, ये क्या होता है, एक तरफा भुगतान होता है। तो इसके अंतर्गत आप जो है देख सकते हैं, इसके अंतर्गत आपका पीएम किसान योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और बेरोजगारी भत्ता आएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके अंतर्गत नहीं आता है भुगतान हस्तांतरण के उदाहरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, सब्सिडी देती है। बाकी इन तीन जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिछले एक दशक में राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा। दूसरा, केंद्र सरकार बाजार से एक निश्चित सीमा से अधिक ऋण नहीं ले सकती है। तीसरा, राजकोषीय नीति द्वारा लैंगिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, गेस करिए। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट कि पिछले एक दशक में राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा। क्या आप बता सकते हो कि पिछले एक दशक में क्या राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अनुरूप रहा है। तो नहीं, अनुरूप नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, क्योंकि जो निर्धारित लक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे उसके अनुरूप नहीं था। ओके, दूसरा देखिए, केंद्र सरकार भारत से एक निश्चित सीमा से अधिक ऋण नहीं ले सकती। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपको पता है कि अगर केंद्र सरकार एक निश्चित सीमा से ज्यादा बाजार से ऋण लेती है तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर बढ़ जाएगी। ओके, और ब्याज दर जब बढ़ेगी तो सरकार के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई केंद्र सरकार क्या करे, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, नोट छापेगी।
बाजार से वो ऋण नहीं लेगी, इसके बदले में वो क्या करेगी, नोट छापेगी। अब नोट छापने का यही अपने खर्च, जो गवर्नमेंट के खर्च को पूरा करने के लिए जो ये नोट छापा जाता है, इसी को कहते हैं घाटे का वित्त पोषण। ठीक है, केंद्र सरकार जो है बाजार से एक निश्चित सीमा से अधिक ऋण नहीं ले सकती है। तो तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा दिया है कि राजकोषीय नीति द्वारा लैंगिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल राजकोषीय नीति द्वारा लैंगिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा जो है विकास, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उद्योग स्थापित करके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3। ओके, चलो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वस्तु एवं सेवा करों वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कमी। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार। तीसरा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंड का उदारीकरण। चौथा, बैंकों द्वारा सस्ते ऋणों की उपलब्धता। ओके, उपरोक्त में से कौन से उपाय मंदी के निराकरण में सहायक है? ओके, मंदी मंदी में क्या होता है दोस्तों, कि मंदी में मांग काफी नीचे आ जाती है। ओके, मांग नीचे आ जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है मंदी की स्थिति में। मांग नीचे आ जाती है, मांग नीचे आ जाने से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बहुत ही कम कर दिया जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब मैं मंदी के निराकरण के लिए, मंदी को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, तो चलिए स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। पहला दिया कि वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कमी। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जीएसटी कर में क्या, करों की दर में क्या कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी, जिससे कि लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर वस्तुओं और सेवाओं की कर की दरों में कमी की जाएगी तो इससे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी आएगी। जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी आएगी तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेंगे। अगर वस्तु और सेवाएं महंगी होंगी तो ऐसी स्थिति में कोई कोई क्यों कुछ खरीदेगा, अगर उनके लिए महंगा, बस जितनी जरूरत होगी उतनी ही खर्च करेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु और सेवा है वो सस्ती हो रही है तो ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और उस वस्तु और सेवाओं को खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे लोगों का उपभोग क्या होगा, बढ़ेगा। उपभोग बढ़ेगा तो लोगों को डिमांड बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, तो जिससे कि मंदी को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों का उदारीकरण होगा, जिससे कि विदेशी कंपनी भारत में आके अपना यहाँ पे कंपनी स्थापित करेंगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, इससे फिर मंदी में कमी आएगी। ओके, बैंकों द्वारा सस्ते ऋण की उपलब्धता। अब देखिए, अगर बैंकों द्वारा ऋण को कम ब्याज दर पर दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे। अगर ब्याज दर बढ़ जाती है, बैंकों द्वारा अगर ब्याज दर बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि क्या अगर बैंक में ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या आप बैंक जाओगे लोन लेने, तो आप नहीं लेने जाओगे। सोचोगे कि यार जाने दो, अपने खर्चों को ही कम कर दो, जितनी जरूरत हो बस उतनी ही चीजें खरीदो, उतने में ही एडजस्ट करो। फिर आप एडजस्ट करने लगोगे, आप पैसे ज्यादा मार्केट में खर्च नहीं करोगे। ठीक है, लोन नहीं लोगे। लेकिन जैसे ही अगर बैंक क्या करेगा, ब्याज दर को कम कर देगा, ऋण सस्ता कर देगा, तो आप क्या करोगे कि चलो ठीक है यार, ऋण सस्ता है, हमें कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है तो हम चल के बैंक से लोन ले लेते हैं। जो भी जरूरतें हैं, तुम्हें अच्छा पढ़ना है, तुम्हें कोचिंग में एडमिशन कराना है, चलो 1-1.5 लाख रुपए फीस लग रहे हैं तो चलो लोन लेके तुम्हें हम पढ़ा देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे तो उनके पास पैसा जाएगा, वो पैसा लोग क्या करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे, तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी, मार्केट में मांग बढ़ेगी तो फिर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मंदी का निराकरण में ये सभी सहायक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परीक्षा के दौरान बैठक व्यवस्था में हेरफेर। किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना। तीसरा है मौद्रिक लाभ हेतु फर्जी वेबसाइट निर्माण। चौथा, आंशिक प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक करना। उपरोक्त में से कितने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत अनुचित साधनों में सम्मिलित है? तो अब आप बताइए, अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा है, ठीक है, अभी ये अधिनियम बना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए।
ओके, तो दोस्तों सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत परीक्षा के दौरान बैठक व्यवस्था में हेरफेर, यानी कि परीक्षा के दौरान कोई हेरफेर करता है या कोई व्यक्ति जो है अनधिकृत व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से किसी परीक्षार्थी की मदद करता है या मौद्रिक लाभ हेतु कोई फर्जी वेबसाइट बना रहा है या आंशिक प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक करता है, कोई पेपर लीक करता है, तो ऐसी स्थिति में इन सभी अ, इन सभी कंडीशंस को जो है इस एक्ट के तहत अनुचित माना जाएगा, ठीक है। और इसके तहत जो अपराध किए जाएंगे वो संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय होंगे। ओके, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनुचित साधनों का जो सहारा लेने वाले व्यक्ति होंगे उनको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा और इसके साथ 3 या 5 वर्ष तक की कैद भी मिलेगी, उनको सजा भी मिलेगी 3 या 5 वर्ष तक की। ओके, तो आपका सभी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। मेहनत करें, अपने मेहनत के दम पर जो आप कुछ हासिल करते हो तो उसका जो एक उसकी जो खुशी होती है ना, वो पूरी जिंदगी रहती है, ठीक है। अपने मेहनत अपने दम पर हासिल की हुई कामयाबी पूरी जिंदगी आपको एनर्जी देगी, पूरी जिंदगी आपको कॉन्फिडेंस देगी। ऐसा करके कुछ हेर फेर करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फ्रॉड करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आज नहीं कल अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बेरोजगारी के प्रकार दिए हुए हैं, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब बताना है कि कितनी पंक्तियां जो हैं सही सुमेलित हैं। हो सकता है दोस्तों आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो, ओके, क्योंकि मेरी जो क्लासेस पढ़ती हैं वो लेक्चर रिकॉर्डेड होती हैं ये, ओके। और मैं लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ क्योंकि अगर मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ तो मेरी लाइव क्लासेस बहुत लंबी चली जाती हैं, तो जो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सही है। जो क्लासेस 1.5 घंटे या फिर 1 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं वो अगर 2 घंटे जाती हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चंस समझ में आना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके ही लेक्चर अपलोड करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। अगर कभी मुझे मन किया कि आप लोगों से बात करूँ मैं, तो बिल्कुल मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। तो उस दिन आप लोग को पहले से ही बता दिया जाएगा कि हाँ मैं लाइव आ रही हूँ, फिर आप लोग जो भी डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो, ओके। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। और पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी बातें करते हैं, मैं नहीं बात कर पाती। मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा वीक है। मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छा करने की और आप लोग से बहुत अच्छी बातें करूँ, बहुत प्यारी-प्यारी बातें करूँ और बहुत अच्छे वे में मैं समझा सकूँ आपको हर बात, ठीक है? चलिए अब आते हैं चक्रीय बेरोज़गारी, ओके? चक्रीय बेरोज़गारी आप देखेंगे मंदी की स्थिति में आपको चक्रीय बेरोज़गारी देखने को मिलेगा। चक्रीय बेरोज़गारी में क्या होता है कि माँग में कमी होती है और रोज़गार में भी कमी देखने को मिलेगी, यानी बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, माँग कम होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चक्रीय बेरोज़गारी देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता अवसाद या मंदी में उत्पन्न होती है, ठीक है? चलो जब आर्थिक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव होती है, तो ऐसी स्थिति में चक्रीय बेरोज़गारी देखने को मिलेगा, ओके? जब मंदी होगी तो ऐसी स्थिति में मंदी में क्या होगा कि लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी से, अब माँग में जब कमी है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो ही नहीं रहा है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी क्या करेगी कि वस्तुओं का उत्पादन नहीं, जब उनकी वस्तुओं की बिक्री नहीं हो रही है, तो उससे एक कंपनी क्या होती है, घाटे की स्थिति में जाती है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉइज़ को छाँटना शुरू कर देगी। जैसे लॉकडाउन के टाइम क्या था कि सारी जगहों पे बंद कर दिया गया था, कंपनीज़ बंद कर दी गई थी, तो जब कंपनी बंद कर दी गई, तो अब वस्तुओं का उत्पादन हो ही नहीं रहा है, वो मार्केट में जा नहीं रहा है, तो कंपनी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को क्या करेगी, छाँटना शुरू कर देगी। तो ऐसे इसमें आपको चक्रीय बेरोज़गारी देखने को मिलेगा। संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या होता है, बताएँ? कोशिश करें। देखो, संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या होता है कि मार्केट में रोज़गार उपलब्ध तो है, ठीक है? एक कंपनी आपको रोज़गार देना तो चाह रही है, लेकिन उस रोज़गार से संबंधित आपके पास कौशल नहीं है, ठीक है? अब आपको रोज़गार चाहिए और कंपनी आपको रोज़गार देना भी चाह रही है, लेकिन उस रोज़गार से संबंधित आपके पास कौशल ही नहीं है, ठीक है? तो आपको
इस रोजगार में रखा ही नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप स्कूटर, आपके पास स्कूटर बनाने का स्किल है, ठीक है, स्कूटर का स्कूटर का उत्पादन हो रहा था, एक वक्त के बाद स्कूटर का उत्पादन बंद कर दिया गया, अब कार उत्पादन होने लगा, लोग कार की डिमांड ज्यादा बढ़ी मार्केट में, तो कार का उत्पादन होने लगा। क्योंकि आपके पास अब कार स्कूटर बनाने का स्किल था, स्कूटर बनाने की कौशल थी आपके पास, लेकिन अब क्योंकि कार स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया, अब कार का उत्पादन शुरू हो गया। तो कार के उत्पादन के लिए कार की कंपनी ज्यादा चाहेगी कि उनके पास वर्कर्स आए काम करने के लिए, लेकिन अब आपके पास स्कूटर बनाने की कला है लेकिन कार बनाने की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या है जहाँ पे कौशल से संबंधित कमी देखने, कौशल से जो कौशल में कमी होने के कारण आपको जब रोजगार नहीं मिलता है तो संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट जो है दूसरा दिया है कि अच्छे रोजगार की तलाश में, तो नहीं, दूसरा आपका गलत हो गया। ओके, तीसरा दिया है घर्षणात्मक। घर्षणात्मक में क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की अच्छे रोजगार की तलाश में, पहला रोजगार जो है छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में ढूंढता रहता है। ठीक है, तो यही क्या है आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी है, यानी कि एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में जब कोई व्यक्ति लगा रहता है तो उसको जो है वो जो बीच की बेरोजगारी होती है, जो बीच का समय रहता है बेरोजगारी का, वही आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। ये स्वैच्छिक भी हो सकता है या कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है अपनी मर्जी से किसी कंपनी को छोड़ देता है कि यार इस कंपनी में मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, कंपनी मुझे बहुत ज्यादा काम कराता है, हम अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, इस नौकरी को छोड़कर वो क्या करता है, दूसरी नौकरी ढूंढने लगता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर क्या करता है, कोई कंपनी ही किसी एम्प्लॉय को निकाल देता है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि फिर दूसरे नौकरी के तलाश में लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। यहाँ पे दिया है कि मांग के स्वरूप में दीर्घकालीन परिवर्तन तो नहीं, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, न्यूनतम पूंजी 100 करोड़, नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर से छूट 50% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, ऋण का 75% हिस्सा जो है प्राथमिक क्षेत्र उधारी में देना अनिवार्य। अब बताइए उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं लघु वित्त बैंक के संदर्भ में सही है। यहाँ पे लघु वित्त बैंक के संदर्भ में स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही, कितने सही हैं। तो दोस्तों इसमें पहला जो दिया है कि न्यूनतम पूंजी 100 करोड़, तो न्यूनतम पूंजी 100 नहीं 200 करोड़ होनी चाहिए, तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है कि सीआरआर अनुपात यानी कि नकद आरक्षित अनुपात से छूट, इसे नकद आरक्षित अनुपात से छूट नहीं होता है, इनको भी जो है बाकी बैंकों की तरह अपना अपने बैंक का अपनी कुछ हिस्सा जो है उनको आरबीआई के पास, अपने धन का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी सीआरआर से छूट नहीं होता है। तीसरा दिया है 50% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए, तो 50% नहीं 25%, ठीक है, 25%, तो आपका तीसरा भी गलत हो गया। चौथा दिया है कि ऋण का 75% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र उधारी में देना अनिवार्य, तो चौथा आपका सही है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दिया गया है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस और साथ में संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर चाहते हो, तो इन तीनों इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ओके, आप कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, और इस टेस्ट पेपर में दोस्तों सभी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं, तो इकोनॉमिक्स देखकर भागिए मत, आज नहीं कल आपको इन सभी क्वेश्चंस का सामना करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से सिलेक्शन ले लोगे, तो नहीं, सभी क्वेश्चन का इक्वल वेटेज होता है, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आज आपको ये नहीं समझ में आ रहा है और कोशिश कर रहे हो, तो कल आपको डेफिनेटली आपका कोशिश का रिजल्ट अच्छा होगा कि आपको यही सारी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आज आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो यकीनन आपको कल
ये नहीं आएगा। अगर आज आप कोशिश कर रहे हो तो कल आपको ये समझ में आएगा। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो हमें नहीं समझ में आता, हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो रीड कर रहे हो, सभी लाइन्स को समझ रहे हो, समझते हुए आगे चल रहे हो, भले समझ में आया ना आए, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हो, एक-एक वर्ड्स को दिमाग में घुसा रहे हो। तो जब सेकंड टाइम इसी बुक को आप पढ़ोगे, तो आपको थोड़ी-थोड़ी लाइन समझ में आएगी। ओके? तब भी लेकिन बोरियत लगेगा। पहली बार में ज़्यादा बोरियत लगेगा, दूसरी बार में बोरियत लगेगी लेकिन थोड़ी कम इसकी अपेक्षा। लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आने, एकदम हर चीज़ आपको एकदम नज़र के सामने दिखने लगेंगी। अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा इसका परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पे ऐसे पड़ता है। तो यही आपका जो सब्जेक्ट है, आपको यही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब आप इसे न्यूज़पेपर में जब पढ़ोगे, सभी टॉपिक्स को कोरिलेट करोगे, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और चौथी बार जब पढ़ोगे ना, तो एकदम कहते हैं क्या कहते हैं इसमें, ज्ञाता हो जाओगे आप। ठीक है? राजा बन जाओगे या रानी बन जाओगे जब आप इसको चौथी बार रीड करोगे। तो किसी भी सब्जेक्ट से मैं यही कहूँगी कि भागो मत। आज बोरियत लग रहा है, यकीनन कल नहीं लगेगा। ठीक है? तो कोशिश करने की हमेशा आपके अंदर जोश होनी चाहिए कि हाँ, हमको आपको करना है तो करना है। ओके? चलो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कितने कथन सही है। पहला कथन पढ़िए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। दूसरा, व्यापार, होटल और बीमा जैसी सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। ओके। तीसरा दिया है, वर्तमान में इसमें खाद्य और पेय पदार्थों का भार 50% से कम है। ओके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? सीपीआई, इसको शॉर्ट में सीपीआई कहते हैं। तो दोस्तों, ये महंगाई मापने का यानी मुद्रास्फीति मापने का एक पैमाना है, ये कहें तो एक टूल है जिसके माध्यम से महंगाई को खुदरा उपभोक्ता स्तर पर मापा जाता है। ठीक है? एक होता है होल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तीसरा होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ओके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति को मापने के लिए घरेलू उपभोग के लिए जो खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाएं होती है, उनकी कीमतों में होने वाले बदलाव को मापा जाता है। यानी कि ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसमें महंगाई को मापने के लिए घरेलू बार बार मेरे मुंह से घरेलू निकल रहा है। ठीक है? हाँ, ठीक है, घरेलू, जो नॉर्मली हम लोग घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को इसके अंतर्गत मापा जाता है कि अच्छा, हाँ, जो लोग मान लो हम लोग दाल खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, ठीक है, सब्जी खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, घी खरीद रहे हैं, हल्दी खरीद रहे हैं। तो ये सभी जो वस्तुएं हम लोग कंज्यूम करने के उद्देश्य से खरीदते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो खरीदने जाते हैं, तो इसके वस्तुओं में के मूल्य में कितना बदलाव आ रहा है, और जो हम लोग सर्विसेज लेते हैं, वो कि हॉस्पिटैलिटी का हो गया, या फिर हम लोग कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज, पार्लर में जाते हैं, तो वो सर्विसेज, तो इन सभी में एक कंज्यूमर यानी कि घरेलू स्तर पर कितने इसके मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, इसको इसके अंतर्गत मापा जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक में थोक स्तर पर मापा जाता है। ठीक है? तो अब पूछा है कि कितने कथन जो है इन इन तीनों में सही है। पहला देखिए, तो सरकारी कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते हैं, इसका निर्धारण जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही होता है। तो बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इसके आधार पर ये पता चलता है कि, और चलो अच्छा, इसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? और दूसरा देखिए, तो व्यापार, होटल, बीमा जैसी सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि व्यापार, होटल और बीमा जैसी सर्विसेज जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल नहीं है, इसको रख लीजिए। तीसरा दिया है कि वर्तमान में इसमें खाद्य और पेय पदार्थों, इसमें जो खाद्य और पेय पदार्थ का जो भार है, इसका भार जो है 50% से कम है। कितना है? लगभग 45.86% है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। दूसरा, ओवरड्राफ्ट सीमा 20,000 रुपए। तीसरा है 1 रुपए के न्यूनतम बैलेंस, 1 रुपए के न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता। चौथा है 2,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं। अब उपरोक्त में से कितने पीएम जनधन योजना
के लाभ हैं। तो उपरोक्त में से कितने पीएम जनधन योजना के लाभ हैं, एक बार बताने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी पीएम जनधन योजना की? 28 अगस्त 2014 को। ओके, और अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ओवरड्राफ्ट सीमा जो है 20,000 रुपया नहीं बल्कि 10,000 रुपया है। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा दिया है कि 1 रुपए के न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता है, तो नहीं, इसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 रुपए की न्यूनतम बैलेंस होना जरूरी हो। ठीक है, 0 बैलेंस होगा तो भी चलेगा। चौथा देखिए, 2,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं है, तो आपका चौथा सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं आपके? केवल 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पीएम जनधन योजना की वजह से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिला है। लोगों के हर परिवार मतलब हर परिवार के पास एक न, मतलब मिनिमम एक बैंक अकाउंट हो ही गया, मतलब होना अनिवार्य था। अनिवार्य नहीं, एक तरह से मतलब ये सरकार का उद्देश्य था कि हर परिवार का कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि सरकार क्या करे कि जो भी योजनाएं ला रही है उस योजना के लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय यूनियन द्वारा मिशन स्पाइस आरंभ किया गया है। निम्नलिखित में से इस मिशन का उद्देश्य है। तो ये मिशन स्पाइस क्या है? तो दोस्तों लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए मिशन स्पाइस लाया गया। लाल सागर में जो भी जहाजें गुजरती थी वहां पे एक हौथी नामक, ये नाम ध्यान रखिएगा, हौथी नामक विद्रोही जो है इन जहाजों पर हमला कर देते थे। तो इन्हीं हौथी नामक विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए मिशन स्पाइस लाया गया लाल सागर में। ठीक है, लाल सागर में गुजरने वाली जहाजों की सुरक्षा के लिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है क्रेताओं की संख्या अधिक परंतु विक्रेताओं की संख्या सीमित। दूसरा है बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। तीसरा है परिवहन और विक्रय लागत पर शून्य व्यय। चौथा है मांग की पूर्ण फ्लोटशीलता। अब बताइए कि उपरोक्त में से कितनी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं हैं? एक बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि बाजार में कंपटीशन कब हो सकता है? जब क्रेता ज्यादा हो मार्केट में और विक्रेता भी ज्यादा हो। ठीक है, ये दोनों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि क्रेताओं की संख्या अधिक परंतु विक्रेताओं की सीमित संख्या, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। ओके, अगर विक्रेताओं की संख्या कम है और क्रेताओं की अधिक है तो विक्रेताओं में जो है, क्योंकि विक्रेताएं मान लो 4 हैं, तो 4 में क्या कंपटीशन होगा? सब आप चारों मिल के आपस में मूल्य तय कर लेंगे कि हम इतने में ही बेचेंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम खरीदो या ना खरीदो। ठीक है, आप मार्केट जाते हो, अब समझ लो आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पे जो जिस चीज की आपको जरूरत है और उसकी दुकान केवल 2 ही हैं। ठीक है, और आपको बहुत लेना भी जरूरी है, तो वो दुकानदार क्या करता है, आप देखे होंगे नॉर्मली कि दुकानदार बहुत मनमानी करता है। देखो तुमको लेना है तो लो, नहीं तो तुम जाओ, ऐसे वो बोल देते हैं, एकदम डायरेक्टली बोलते हैं तुमको लेना है तो लो भाई, तुम नहीं तो तुम जाओ, हमारे कोई और ग्राहक आएगा। तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती है फिर आपस में। अगर यही आप लोग देखें, जब कई सारे दुकान होते हैं, ठीक है, लगभग एक ही सामान को बेचने, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा तभी होगी जब सभी दुकानदार एक समान वस्तुओं को और सेवाओं को बेचेंगे। अगर सभी दुकानदार अलग अलग सामान बेचेंगे तो सब अपनी मर्जी चलाएंगे। कोई सोना बेच रहा है, कोई चांदी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कोई पार्लर है, एक कोई एक जो है मान लो ग्रॉस कॉस्मेटिक शॉप है। तो अलग अलग शॉप रहेंगे तो उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, सब अपनी मनमानी चलाएंगे, अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी मान लो कपड़े की दुकान है, मान लो ये सभी ढेर सारे, ठीक है, एक लाइन से आप मार्केट जाते हैं, देखे होंगे आप लोग कि जब आप कपड़ा मार्केट में जाते हो, कोई कपड़ा लेने जाते हो, तो फिर आप
फिर आप अपनी मर्जी से चलाते हो, देखो भैया इतना देना है तो दो, ना तो हम दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं भैया, अच्छा ठीक है, आप ले लीजिए, आपको कितने में चाहिए, 1,000 का आप मान लो वो 2,000 बोले, आप 1,500 में तय करते हो तो वो दे देते हैं। ठीक है, अपनी बजट के हिसाब से वो दे देते हैं। अगर वही सिर्फ एक ही दुकानदार होता तो उस प्रोडक्ट को आपको 2,000 में ही देता, कहता लेना है तो लो, नहीं लो। हम लोग क्या करते हैं ना, भैया देना है दो, नहीं फिर हम जा रहे हैं। हम लोग बोलेंगे 2,000 लगाएगा वो, हम लोग बोलेंगे 1,600। तो क्या करे, नहीं दीदी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कहते हैं ठीक है भैया जा रहे हैं। हम लोग को पता है कि जैसे ही हम लोग 4 कदम पीछे की तरफ लौटेंगे, वो कहेगा अच्छा ठीक है दीदी ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रतिस्पर्धा। कि उनको पता है ये बात कि अगर आप उनके दुकान से नहीं लोगे तो आपको वही सेम प्रोडक्ट आपको उनको दूसरी दुकान पे हमें मिल जाएगा, तो उनको ये बात पता होती है। तो वो फिर उसी अपने मतलब एक प्राइस, फिक्स प्राइस, एक ऐसा प्राइस लगाते हैं ना कि उनको घाटा होता है ना हमें बहुत दिक्कत होती है लेने में, तो वो दे देते हैं। ठीक है, तो यही आपका है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा तभी होगा जब विक्रेता ज्यादा होंगे, क्रेता ज्यादा होंगे और लगभग एक समान वस्तुओं का वहाँ और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा बेचा जाता हो। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, तो बिल्कुल बाजार में जब स्वतंत्र रूप से एक फर्म स्थापित होगा और अब स्वतंत्र रूप से वो बाहर भी जा सकते हैं, मतलब स्थापित कर सकते हैं, और फिर उनका अपने हिसाब से वो अपनी मर्जी, अपने मतलब कि कोई फर्म स्थापित हुआ, उसे लग रहा है कि मेरा घाटा हो रहा है तो अपना फर्म कहीं दूसरी जगह भी स्थापित कर सकता है, बहिर्गमन भी कर सकता है। तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है कि परिवहन और विक्रय लागत पर शून्य व्यय होता है, तो तीसरा भी सही है। मांग की पूर्ण लोचशीलता, यानी कि आपको यहाँ पे जब बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी तो यहाँ पे आपको मांग की पूर्ण लोचशीलता भी देखने को मिलेगा। तो कितने सही हुए, 3। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसमें दिया है कि इसमें केवल विपणन योग्य वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। दूसरा, इसमें प्रशिक्षित सफाई कर्मी को दिया गया वेतन शामिल नहीं होता है। तीसरा है, इसका अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तु और सेवा पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि उपरोक्त में कितने कथन सही हैं जीडीपी के संदर्भ में। तो आप सभी जानते होंगे कि जीडीपी में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है या सेवाओं को जो जिनका केवल मार्केटिंग होता है। ठीक है, जिनका मार्केटिंग होता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है सही है। ओके, केवल जो विपणन योग्य होते हैं उन्हीं वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा देखिए, इसमें प्रशिक्षित सफाई कर्मियों को दिया गया वेतन शामिल नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है आपका ये, क्योंकि जो प्रशिक्षित सफाई कर्मी होते हैं उनको जो वेतन दिया जाता है, उनको जो ये वेतन दिया जाता है वो जीडीपी में शामिल होता है, ना कि नहीं होता है, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, इसका अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं पर विचार। आपको पता है कि जीडीपी क्या होता है, किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के कुल योग को जो है जीडीपी कहते हैं। तो जो भी वस्तुओं और सेवाएं का मूल्य इसमें शामिल होता है वो अंतिम मूल्य होता है। तो आपका तीसरा सही है। तो आपका केवल 2 ही कथन सही था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जुड़वा घाटा के परिणाम है। जुड़वा घाटा क्या होता है, जब बजट घाटा या राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा एक साथ हो। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको बजट जुड़वा घाटा, तो इसे जो है जुड़वा घाटा कहा जाता है। और इसके परिणाम, आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि पूंजी का बहिर्गमन बहुत ज्यादा तेजी से होता है। यानी कि जो एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत में आए थे, वो तेजी से उनका, अब क्योंकि भारत में जुड़वा घाटा यानी बजट घाटा भी देखने को मिल रहा है और चालू खाता भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर्स है वो तेजी से भारत से बाहर की ओर पलायन करेंगे, तो आपको पूंजी का बहिर्गमन देखने को मिलेगा। अब इसमें लिखा है कि रुपए के मूल्य में वृद्धि नहीं। अगर जुड़वा घाटा है तो रुपए के मूल्य में वृद्धि नहीं बल्कि कमी देखने को मिलेगा, यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको जुड़वा बचत घाटा के परिणाम आप मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा आपको, और रुपए के मूल्य में वृद्धि नहीं। अब मुद्रास्फीति दी है तो ऑब्वियसली अगर मुद्रास्फीति हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि रुपए के मूल्य में कमी आएगी, ना कि वृद्धि होगी, तो आपका दूसरा गलत हो जाता है। और सरकारी उधारी में कमी, अगर सरकार घाटे की स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में अब क्या सरकार उधार कम लेगा, नहीं, सरकार और ज्यादा उधार लेगा। ठीक है, अपने घाटे की भरपाई करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आपका चौथा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला और तीसरा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अब देखिए इसमें दिया है किसी निवेश को विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा यदि विदेशी निवेशक को निवेश के परिणाम स्वरूप भारत की कंपनी में प्राप्त होते हैं 10% या उससे कम इक्विटी शेयर। इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में थोड़ी डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, चलो अच्छा आप भी समझा देते हैं तो आगे नहीं समझाना पड़ेगा। एक होता है दोस्तों निवेश दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एफपीआई। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। ओके, विदेशी एक होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आता है और भारत में आकर कोई कारोबार शुरू कर रहा है या किसी ऑलरेडी भारत में आकर कोई कारोबार शुरू कर रहा है या फिर किसी कंपनी में अपना 10% या उससे ज्यादा का हिस्सा प्राप्त कर उस कंपनी की भागीदारी उस कंपनी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है एक क्या होता है दोस्तों FII। ठीक है, जिसे विदेशी संस्थागत निवेश, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विदेशी संस्थागत निवेश। और दूसरा होता है QFI यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है यह किसी कंपनी की श्रेणी में 10% से कम की हिस्सेदारी लेता है। ठीक है, 10% किसी कंपनी में इनका हिस्सा कितना हो सकता है, तो 10% से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश होते हैं ना, ये भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर बाजार में इन्वेस्ट इस उद्देश्य से करते हैं ताकि कि ये ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। जैसे ही इनको मतलब ये क्या करते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, जैसे ही इनको लाभ होता है, ये जैसे ही मान लो इन्होंने शेयर खरीदा और इनकी शेयर में जैसे ही बढ़ोतरी होती है, वैसे ही अपने शेयर्स को ये बेच करके तत्काल लाभ प्राप्त करके ये तुरंत किसी और दूसरे में देश में क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। ठीक है, और अगर ये जो विदेशी संस्थागत निवेश होते हैं, ये भारत की किसी कंपनी में 10% या उससे कम की इक्विटी शेयर प्राप्त करते हैं। और जो FDI होते हैं वो 10% या उससे अधिक के इक्विटी शेयर प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, FDI के लिए 10% या उससे अधिक। ठीक है, 10% से अधिक। और FPI जो है 10% से कम की इक्विटी शेयर प्राप्त करते हैं। ये चीज रख लीजिएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में खोजे गए नवीन हड़प्पाई स्थल मोरोधरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें मुख्य नगर की किलेबंदी नहीं की गई है, यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए हैं, यह कब्रिस्तान विशाल शिलाखंडों से घिरा हुआ है। अब बताएं कितने कथन सही हैं, बताने की कोशिश करें अब। तो दोस्तों हाल ही में मोरोधोरो कहाँ है, क्या आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में बताइए। तो गुजरात के कच्चे के पास एक लुद्रानी गांव है, वहां से ही एक हड़प्पाई स्थल मोरोधोरो को खोजा गया है। ठीक है, ये जो मोरोधोरो है दोस्तों, ये धौलावीरा से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, धौलावीरा से 50 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। अगर आप इस मोरोधोरो हड़प्पाई स्थल की बात करेंगे तो इसमें मुख्य नगर की किलेबंदी नहीं की गई है। इसमें लिखा है कि नहीं की गई है, तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि मोरोधोरो में जो हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुआ है, यहाँ पे मुख्य नगर की किलेबंदी की गई है। ओके, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा यह कि यहाँ से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, तो नहीं, हड़प्पाई स्थल में केवल एकमात्र जगह है जहाँ से घोड़े का अवशेष का साक्ष्य मिला है, वो है सूरकोटदा। यहाँ से घोड़े के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं, न कि यहाँ पे दिया है कि मोरोधोरो में किसी भी तरह के घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा दिया है कि यहाँ कब्रिस्तान विशाल शिलाखंडों से घिरा हुआ है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखिए,
ओके। मुद्रा बाजार साधन, नोटिस मनी, नकद प्रबंधन बिल, अंतरबैंक अवधि मुद्रा, ठीक है, उसकी परिपक्वता अवधि दी है और विशेषता दी हुई है। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति या संस्था को लगभग 2 या 14 दिन की अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो उसे नोटिस जब 2 या 14 दिन की के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो जब वो ऋण लेता है तो नोटिस मनी कहलाता है, ऐसी इतनी अवधि के लिए। यानी कि नोटिस मनी जो है कम अवधि कम अवधि के लिए ऋण लेने का एक साधन होता है और इसकी परिपक्वता अवधि जो है 14 दिन तक की होती है और इसकी विशेषता क्या है कि गिरवी योग्य संपत्ति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि नगद प्रबंधन बिल की जो परिपक्वता अवधि है इसमें दिया है 91 दिन से अधिक, तो नहीं, 91 दिन से कम होती है इसकी परिपक्वता अवधि, तो आपका दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा दिया है अंतर बैंक अवधि मुद्रा, 3 माह से अधिक इसकी परिपक्वता अवधि इसमें दिया है, तो नहीं, अंतर बैंक अवधि की जो परिपक्वता अवधि होती है 14 दिन से 3 माह तक का होता है परिपक्वता अवधि, तो तीसरा भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो विश्व बैंक द्वारा दोस्तों वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और विश्व व्यापार रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है, यानी WTO द्वारा। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा यानी IMF द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ओके, और रही बात अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में, ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और ये UN की एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्थिक सुधारों के बाद से देश में ऋण GDP अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी भी नई सरकार के वित्तीय प्रदर्शन में प्राथमिक घाटे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है, अतिरिक्त बजट उधारी यानी कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग निजी निवेश को बढ़ाने में सहायक होता है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। ओके, क्योंकि इस स्टेटमेंट में प्राथमिक घाटा दिया है तो प्राथमिक घाटा को समझ लें। राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो जो परिणाम निकल के आता है रिजल्ट, वो आपका प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है। यानी कि प्राथमिक घाटा को निकालने के लिए आपको राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाना पड़ेगा। ओके, यानी कि सरकार की जो राजकोषीय घाटा है, अगर उस राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा जो ब्याज भुगतान किया जाता है अगर उसको घटा देंगे राजकोषीय घाटे में से, तो आपका प्राथमिक घाटा निकल करके आएगा। तो आपका हाँ, स्टेटमेंट पर बात है तो पहला जो दिया है कि आर्थिक सुधारों के बाद से देश में ऋण GDP अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है, तो नहीं, ऋण GDP अनुपात में लगातार कमी हुई है आर्थिक सुधार के बाद से, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है कि किसी भी नई सरकार के वित्तीय प्रदर्शन में प्राथमिक घाटे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है कि अतिरिक्त बजट उधारी निजी निवेश को बढ़ाने में सहायक होती है, तो बिल्कुल नहीं, अतिरिक्त बजट उधारी जो है निजी निवेश को बढ़ाने में सहायक नहीं होती, बल्कि इसकी वजह से निजी निवेश में कमी आ जाती, ठीक है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सीन गुड्स पर कर लगाने की स्वतंत्रता, सभी राज्यों में एक समान दर, कर की दरों में परिवर्तन पर रोक, वस्तु एवं सेवा कर परिषद में एक राज्य एक मत। उपरोक्त में से कौन से कारकों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर ने राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित किया है। तो कौन कौन से ऐसे कारक है उपरोक्तों में से जो GST कर ने राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित किया है, बताइए। राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले ऊपर से कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो दोस्तों सभी राज्यों में एक समान दर, ये जो है
जीएसटी कारों को प्रभावित करता है। इसके साथ ही कर की दरों में परिवर्तन पर रोक, ये भी जो है राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित करा है। ठीक है, तो आपका ये सीन गुड्स पर कर लगाने की स्वतंत्रता और वस्तु एवं सेवा कर परिषद में एक राज्य एक मत इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ये प्रभावित नहीं करता है राजकोषीय स्वायत्तता को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचारण मंत्रालय द्वारा जारी नेविगेट भारत पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नेविगेट भारत पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य जो है दोस्तों, यह है देश में सभी मीडिया संबंधी संस्थाओं का एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना। ओके, अगला देखिए, सकल मूल्य वर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये सकल घरेलू उत्पाद और कर के मध्य संबंध का निर्धारण करने में सहायक है। यह आर्थिक उत्पादन और वृद्धि की दर का सही माप प्रदान करता है। तो सकल मूल्य वर्धन है क्या? सकल मूल्य वर्धन जब जीडीपी, एक मिनट, जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर सकल मूल्य वर्धन निकाला जाता है। ठीक है, इससे यह सकल घरेलू उत्पाद और तो आपका पहला स्टेटमेंट कंफर्म हो जाता है कि यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और कर के मध्य संबंधों का निर्धारण करने में सहायक होता है। दूसरा है कि आर्थिक उत्पादन और वृद्धि की दर का सही माप प्रदान करता है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब लाया गया था? इसको लाया गया था 1998 में। और इसके लिए कौन कौन पात्र हैं? तो दोस्तों, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार, किसानों के स्वयं सहायता समूह और बटाईदार किसान, ये सभी शामिल है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के बाद के दशक में भूमि सुधार कुमारप्पा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। दूसरा, भारत में किफायती आवास को अवसंरचना का दर्जा दिया गया। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रबंधन पूर्णतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तो बताइए कि कितने कथन सही हैं? तो दोस्तों, पहला कथन सही है कि भूमि स्वतंत्रता के बाद के दशक में भूमि सुधार के लिए कुमारप्पा समिति का गठन किया गया था। इन्हीं की समिति की सिफारिशों पर भूमि सुधार किए गए थे। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि भारत में जो किफायती आवास है, इस किफायती आवास को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरा जो दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंधन पूर्णतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, तो नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंधन जो है प्रायोजक बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी बैंक प्रायोजित करता है वही इसके मैनेजमेंट का कार्य करता है। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्यक्रमों को अधिक धन की उपलब्धता, योजनाओं की समीक्षा में सरलता, बजट समायोजन में शीघ्रता, संसाधनों का सुसंगत आवंटन। कितनी जीरो बेस बजट की विशेषताएं हैं? तो जीरो बेस बजट के बारे में अगर जाने तो दोस्तों, इसे यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। ओके, और 1986 भारत में जो है इसे सबसे पहले सीएसआईआर द्वारा अडॉप्ट किया गया था भारत में। ओके, कब? तो 19 कुछ देखो, गूगल पे सर्च करने पे इसका जो टाइम पीरियड बता रहा है सीएसआई द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1986 बताया जा रहा है। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन में देखा था मैंने तो 1983 लिखा था। ओके, लेकिन आप 1986 ही मानिएगा। और नहीं, आप जो है 1983 सीएसआईआर द्वारा 1983 और भारत के सभी मंत्रालयों में जीरो बेस बजट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया था। कब? 1986 में। ठीक है, अब जीरो बेस बजट होता क्या है? जैसे कि आप जानते होंगे कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। ओके, अब कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है या फिर जिनका सामाजिक आर्थिक लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं, या वर्तमान में ये कहें कि ऐसी योजनाएं जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, तो उन योजनाओं को
गवर्नमेंट द्वारा धन आवंटित करना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसी योजनाएं जैसे हर वित्तीय वर्ष में एक समीक्षा योजनाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की जाती है हर एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, अब समीक्षा समीक्षा के बाद जब यह निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, योजना ए, मान लो योजना ए, योजना बी, ये सब वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, इनका लाभ जो है जनता तक नहीं पहुंच रहा है, और इसके लिए जो तो धन आवंटित किया जाता है हर बार बजट जब लाया जाता है, तो बजट का कुछ हिस्से का धन जो है इसको जो दिया जाता है इस बजट ए और योजना ए और योजना बी को, इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है, तो इस योजना को क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, इस योजना के लिए जो धन आवंटित किया जाता है हर वित्तीय वर्ष, वो धन आवंटित करना बंद कर देता है। तो यही आपका क्या होता है, जीरो बेस बजट होता है। इससे क्या होता है कि इससे कार्यक्रम जो फालतू के जो गैर जरूरी खर्च जो इस योजना के लिए हो रहे थे वो बंद हो गए, यानी कि सरकार के पास जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था वो खर्च होना बंद हो गया। तो अब ऐसे क्या होगा कि सरकार के पास हाँ पर्याप्त धन है, अब इस धन की उपलब्धता अन्य कार्यक्रमों में करेगी, यानी कि कार्यक्रमों को अधिक धन की उपलब्धता होगी, योजनाओं की समीक्षा में सरलता आती है, बजट समायोजन में शीघ्रता होती है। ठीक है, और संसाधनों का सुसंगत आवंटन होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो चलो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी 4। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परंपरागत युद्ध नीति और रणनीतियों पर आधारित होता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी मैं पहले समझा, क्वेश्चन तो पढ़ लो पूरा। ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन जो है ग्रे जोन युद्ध से संदर्भ में सही है? तो दोस्तों नॉर्मली आप लोग देखते होंगे जो युद्ध होता है, तो युद्ध के लिए लोग बंदूक ले जाते हैं, तोप ले जाते हैं, अलग अलग मिसाइलें ले जाते हैं एक दूसरे को उड़ाने के लिए, है ना, बम ले जाते हैं, ग्रेनाइड्स ले जाते हैं। तो ये जो युद्ध होते हैं ये पारंपरिक युद्ध है। ठीक है, इस तरह के युद्धों में हमें सैनिकों के साथ साथ बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, हथियार होने चाहिए तरह तरह के। लेकिन ये जो ग्रे जोन युद्ध होता है ये परंपरागत युद्ध नीति और रणनीतियों पर आधारित नहीं होता है, यानी कि गैर परंपरागत युद्ध रणनीति का हिस्सा है ये ग्रे जोन युद्ध। इसके अंतर्गत आप जैसे साइबर ऑपरेशन समझ सकते हो, या जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई गलत अफवाह फैला दी जाती है, तो इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉर जो है, ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉर किसी देश के आर्थिक दबाव को बढ़ाती है। ठीक है, तो तो ये जो है आपका ग्रे युद्ध जोन है, ये परंपरागत युद्ध और रणनीतियों पर आधारित नहीं होता है, इससे अलग होता है, ये गैर परंपरागत होता है। ठीक है, चलो, इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों का त्वरित प्रभाव नहीं, इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों का त्वरित प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे प्रभाव देखने को मिलेगा और काफी लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है किसी देश की अर्थव्यवस्था पर। मेनली ये जो ग्रे जोन युद्ध लाया जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, और हाँ, इसमें इसका त्वरित प्रभाव देख, जैसे आपने क्या कहीं पे बम विस्फोट किया तो तुरंत उसका प्रभाव आपको देखने मिलेगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लोग जान माल की बहुत ज्यादा हानि होती है, तो इसमें इस तरह का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तीसरा है कि चीन की स्लाइंग रणनीति जो है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो तीसरा सही है, आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही है? तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाने की जरूरत है। तो आप देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की अवधारणा होती है, उद्यम की स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है और सरकारी हस्तक्षेप का अभाव देखने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन ये समाज के कल्याण, इसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको ये समाज के कल्याण का ध्येय देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से भारत में मुद्रास्फीति के कारण है? ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हो सकते हैं?
सरकार द्वारा राजकोषीय विस्तार जब किया जाता है तो कहीं न कहीं इसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती है। किसी क्षेत्र में अगर पिछड़ापन है तो इससे वस्तुओं यानी फसलों के उत्पादन में क्या आती है? कमी आएगी। कृषि क्षेत्र का अगर पिछड़ापन है, कृषि क्षेत्र में देखेंगे कि लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, अभी भी हल चला रहे हैं, ठीक है? ये लोग का जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल अ, जो जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक का उनके पास कीटनाशक की उपलब्धता नहीं है, उनको कीटनाशक नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फसल जो होते हैं, बहुत तेज़ी से खराब होने लगते हैं, ठीक है? कीटों के पड़ने की वजह से या फिर सिंचाई के लिए उनके पास विद्युत नहीं है, तो नहरों के जल के ऊपर डिपेंड है कि जब नहर का पानी आएगा तब सिंचाई करेंगे, इससे फसलों के उत्पादन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फसल का उत्पादन कम होगा तो फिर महँगाई बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तो हमेशा रहेगा। भाई कितनी भी कैसी भी कंडीशन आ जाए लेकिन लोग खाना तो बंद नहीं करेंगे, ओके? उनका तो भाई अनाज तो चाहिए ही चाहिए, तो अब डिमांड उतना ही रहेगा लेकिन आपूर्ति अगर कम रहेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। खराब मौसम भी इसका सेम अगर खराब मौसम होगा मौसम की वजह से फसल बर्बाद हो जाएँगे, तो फिर आप देखेंगे कि जिस साल मौसम बहुत खराब होता है, फसल खराब हो जाती है तो फिर गेहूँ और चावल का दाम बढ़ जाता है या दाल का दाम बढ़ जाता है, मूँगफली बढ़ जाती है, उसका दाम बढ़ जाता है, ठीक है? इसका इफ़ेक्ट जो है मुद्रास्फीति इसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में अगर वृद्धि होती है, तो एक तरह से ये लागत जनित मुद्रास्फीति है। यहाँ पे तो मांग जनित मुद्रास्फीति हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे लागत जनित मुद्रास्फीति है। अब क्योंकि तेल की कीमतों में अगर वृद्धि होती है, तो इससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। परिवहन लागत बढ़ेगी और भी वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो परिवहन लागत की वजह से भी बढ़ जाती है कि भैया इतना तेल लगा, खर्च लगा, तो उसको भी तो हम उसमें ऐड करेंगे, तो उसका अंतिम मूल्य भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मुद्रास्फीति के सभी कारक होंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए पहला कथन है विदेशी संस्थागत निवेश को गतिशील धन के रूप में संदर्भित किया गया। ओके, गतिशील धन मतलब होता है हॉट मनी, इंग्लिश में इसको हॉट मनी कहते हैं। हिंदी में पढ़ोगे तो आप नॉर्मली पढ़ के निकल ले जाओगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? दूसरा दिया कि कथन 2 दिया है कि विदेशी संस्थागत निवेश में मुनाफे के लिए वित्तीय संपत्ति में निवेश करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो अभी इसके पहले हमने विदेशी संस्थागत निवेश बताया था, ओके? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, ठीक है? फॉरेन पोर्टफोलियो जो निवेशक होते हैं या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, उसी के अंतर्गत जो है आपका विदेशी संस्थागत निवेश होता है। अब कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत के शेयर बाजार में इस वजह से आती है कि वो तत्काल लाभ कमाए और निकल जाए, जैसे कि इसके अंतर्गत आप म्यूचुअल फंड्स को रख सकते हो, बीमा को रख सकते हो, ठीक है? जैसे बीमा और म्यूचुअल फंड्स ये क्या करते हैं? ये अपने निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद किसी देश की शेयर बाजार में शेयर मार्केट में आकर इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है? अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करी, जैसे ही उनके शेयर की वैल्यू बढ़ी, जो ये शेयर धारक हैं, शेयर खरीदे हुए, जैसे ही इनके शेयर्स की मूल्य में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही अपने सभी शेयर्स को बेच करके पैसा तुरंत तत्काल पैसा कमा करके उस देश से निकल करके यही पैसा वो किसी अन्य देश के शेयर्स में खरीद करके करते हैं और सेम यही काम जो है अन्य देश में भी ये करते हैं, ठीक है? जैसे कि इन्होंने क्या किया, अलग-अलग निवेशकों से ये पैसा इकट्ठा किए, ठीक है? अब ये पैसा जो है ये कंपनी मान लो कोई बीमा कंपनी है या फिर कोई म्यूचुअल फंड है ए। अब ये भारत में आया और इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है और ये किसी कंपनी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते हैं, ठीक है? कि इस कंपनी में अपनी भागीदारी बना लें और फिर वो लंबे समय से उसी में जुड़े रहें और उनका समय-समय पे प्रॉफिट मिलता रहे उस कंपनी का, तो नहीं। ये क्या करते हैं, ये आते हैं कंपनी ए, मान लो म्यूचुअल फंड आया ये भारत में आकर के शेयर्स खरीदा, ठीक है? शेयर्स खरीदा और जैसे ही शेयर्स की वैल्यू बढ़ी, ठीक है? बढ़ी, ये क्या किए सभी शेयर्स को ये म्यूचुअल फंड ए बेच दिया और जो पैसा मिला उस पैसे को लेकर के ये फिर इस भारत से निकल करके किसी दूसरे देश में आ गया, मान लो ऑस्ट्रेलिया में चला आया, तो ऑस्ट्रेलिया में चला आया। अब जैसे ही ये देश जो है जैसे ही ये म्यूचुअल फंड कंपनी ए भारत में शेयर्स को बेचा, तुरंत इसको लाभ हुआ,
तो ये लाभ लेकर के जो पूंजीगत उनको जो पूंजी प्राप्त हुई, इस पूंजी को तुरंत लेकर के ये दूसरे देश चले जाते हैं। तो जैसे ये दूसरे देश में चले जाते हैं तो इससे क्या होता है, इसे ही हॉट मनी कहते हैं, यानी गतिशील धन, यानी कि जो धन है वो गति कर रहा है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में ये गति कर रहा है, तो इसी को हॉट मनी कहते हैं। इससे जो होता है, इसी वजह से विदेशी संस्थागत निवेश को जो है अस्थिर माना जाता है। इसकी वजह से किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो है अस्थिरता आ जाती है, ठीक है। और इसके जस्ट विपरीत होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है वो अलग होता है। वो किसी देश, मान लो कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आई और अपनी कंपनी स्थापित की, इससे लोगों को जो है रोजगार दे रही है। कोई नया कंपनी बनाया तो इससे भारत को रोजगार दे रही है। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है, कंपनी स्थापित करती है, तो अपने आने के साथ साथ वो नवाचार लेके आती है, एक नई तकनीक लेके आती है, ठीक है, एक नई आइडियाज लेकर के आती है। तो एफडीआई को अच्छा माना जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन एफपीआई को न, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है। ऐसा होता भी है क्योंकि वो लाभ कमा के तुरंत उस देश से बाहर निकल जाती हैं अपनी पूंजी को लेकर के, ठीक है, जो उनको लाभ मिलता है। तो इसी वजह से इसको हॉट मनी कहते हैं। अब विदेशी संस्थागत निवेश मुनाफे के लिए वित्तीय संपत्ति में निवेश करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है इनको किसी भी जो विदेशी संस्थागत निवेश होते हैं, किसी देश की कंपनी में केवल 10% तक की ये इक्विटी शेयर प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यह स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले करों या उपकरों की सिफारिश कर सकती है। तीसरा है केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसका अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो अगर वस्तु सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद की बात करें आप, तो इस परिषद में केंद्र और राज्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 33 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। लेकिन इसमें दिया है कि उपाध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होता है, तो नहीं, इसका उपाध्यक्ष जो है राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित सदस्य होता है उपाध्यक्ष, न कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। फिर से सुन लीजिए, इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, इसका उपाध्यक्ष जो है राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित कोई व्यक्ति जो है उपाध्यक्ष होता है, न कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, अब इसको इरेज करके अच्छे से क्लियर कर देते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए अब ध्यान से, किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 नहीं बल्कि 3/4 यानी कि लगभग 75% बहुमत की आवश्यकता होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा दिया है, आपको पता होगा कि जो जीएसटी परिषद होती है वो केंद्र सरकार, राज्य, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा जो वसूले जाने वाले कर होते हैं, उपकर होते हैं या फिर अधिशुल्क होते हैं, इसकी सिफारिश जीएसटी परिषद कर सकती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही नहीं है, जो कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। तो आपका आंसर होगा केवल 2। तीसरा 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन्हें जैव विविधता विरासत स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अनुसार जैव विविधता विरासत स्थलों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि इसके संरक्षण और प्रबंधन हेतु विनियमन जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो नहीं, इसके संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो विनियमन है वो केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, केंद्र सरकार की सिफारिश पर, ठीक है, केंद्र सरकार के परामर्श पर है, राज्य सरकार विनियमन बनाएगा न कि केंद्र सरकार। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, ठीक है। तीसरा है एक मानव निर्मित क्षेत्र
जहाँ पर्याप्त विविधता मौजूद है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया जा सकता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है कि ऐसे स्थल जहाँ पे जीवों की काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलेगी, वहाँ पे स्थानिकता देखने को मिलेगी और जो दुर्लभ प्रजाति होती हैं, अगर उनकी उपस्थिति वहाँ पे देखने को मिलती है, तो ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका पहला और तीसरा सही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजी खाते के लेन-देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूंजी खाता लेन-देन ये एक भुगतान संतुलन का एक हिस्सा होता है, जैसे चालू खाता लेन-देन और पूंजी खाता लेन-देन, ये दोनों जो है भुगतान संतुलन के रूप में शामिल किए जाते हैं। इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसका प्रयोग चालू खाता घाटे के वित्तीयन में किया जा सकता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि देश की आय, उत्पादन और रोजगार पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक वित्तीय हस्तांतरण का हिस्सा है पूंजी खाता, तो इसका देश की आय, उत्पादन और रोजगार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा दिया है कि किसी विदेशी उद्यमी द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अधिग्रहण इसमें शामिल होता है, तो बिल्कुल तीसरा भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों में भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो किन किन क्षेत्रों में भारत में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो दोस्तों, पेट्रोल रिफाइनरी, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, कृषि, इन चारों क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, दूरसंचार, होटल और परिवहन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो एनबीएफसीज होती हैं, कोयला खनन, सड़क और बंदरगाह निर्माण में, इन सभी क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अधिभार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिभार क्या होता है, पहले एक बार आंसर करने की कोशिश करें। ओके, तो देखिए, अधिभार और उपकर, ये दो ऐसे कर होते हैं जो कर के ऊपर लगने वाला कर होता है। ठीक है, अधिभार और उपकर, ये कर के ऊपर लगने वाले कर होते हैं। बस दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर होता है कि जो उपकर होता है, उपकर के ऊपर जब मान लो जैसे शिक्षा है, शिक्षा से जो कर प्राप्त होती है, इस कर के ऊपर जो कर लगेगा वो उपकर होगा। ठीक है, और शिक्षा के ऊपर जो कर लगता है और इस कर पे यानी इसके अतिरिक्त कर पर जो कर लगेगा, तो ये, और इस कर का प्रयोग जब इसी शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा तो आपका उपकर कहलाएगा। यानी कि इस कर का प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र के उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वो उपकर होता है। इसका जस्ट अपोजिट आपका अधिभार होता है। अब अधिभार पे स्टेटमेंट पर आइए, तो यह कर की दर पर लगाया गया अतिरिक्त कर होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, इसके लिए विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इस अधिभार का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो उपकर होता है, उपकर यानी कि कर के ये भी जो है कर के ऊपर लगाया गया कर होता है उपकर, लेकिन इसका उपयोग जो है किसी विशिष्ट उद्देश्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। ठीक है, चलो अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इससे प्राप्त आय भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा सभी 3। ओके, अधिभार और उपकर से जो है दोस्तों सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय कंपनियों को अन्य देशों से पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज सरकार को अपने बजट के लिए वित्त प्रबंधन में सक्षम बनाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय कंपनियों को अन्य देश से पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं है, तो है, ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। भारतीय कंपनियां जो है अन्य देशों से पूंजी जुटा सकती हैं, ओके, अपने शेयर्स को बेच करके किसी अन्य माध्यम से। स्टॉक एक्सचेंज सरकार को अपने बजट के लिए वित्त प्रबंधन में सक्षम बनाता है, तो दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा डस्टेड अपोलो निम्नलिखित में से क्या है?
तो दोस्तों डस्टेड अपोलो जो है अभी हाल ही में आप न्यूज़ में रहा है ये, हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो है तितली देखी गई है। इस तितली का प्रजाति जो है डस्टेड अपोलो है, ठीक है? डस्टेड अपोलो प्रजाति की तितली जो है हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखी गई है, ठीक है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाई जाने वाली तितली की एक प्रजाति है डस्टेड अपोलो। ओके, अगर इसके वैज्ञानिक नाम पूछें क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है और एग्जाम में अक्सर कभी-कभी क्या होता है वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम परनासियस स्टेने स्टेनोसेमस है, ठीक है? परनासियस स्टेनोसेमस। ओके, और इसको अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ध्यान रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में, और इसका वैज्ञानिक नाम परनासियस स्टेनोसेमस है। चलो अगला देखो। अब देखिए सरकार के, जब आप राजकोषीय घाटा टॉपिक सरकार का पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, तो उसमें आप प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग राजकोषीय घाटा देखेंगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है? अब एक होता है, देखो, राजस्व घाटे में, राजकोषीय घाटे में सरकार के कुल व्यय में से जब आप कुल प्राप्तियों को घटाते हैं तो जो निकल करके आता है वो आपका राजकोषीय घाटा होता है। इसमें दिया है ऋण एवं देयताओं सहित, तो ऋण और देयता इसमें शामिल नहीं होता है, तो आपका इसलिए पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, ठीक है? राजकोषीय घाटा को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? आप कमा रहे हो टोटल 50,000 रुपया। ओके, आपकी कुल प्राप्ति कितनी है? 50,000 रुपये, लेकिन आपका व्यय कितना हो रहा है? 55,000 रुपया, ठीक है? यानी कि आपका खर्च क्या है? आपका खर्च ज़्यादा है, यानी व्यय ज़्यादा है। जब अपने खर्च में से अपने प्राप्तियों को, यानी अपनी सैलरी को 50,000 घटाएंगे और 55,000 आपका खर्च हो रहा है, तो ये आपका 55,000 खर्च हो रहा है आपका, और प्राप्ति कितनी हो रही है आपको? मंथली आप कितना कमा रहे हो? 50,000 रुपये। ओके, अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका 5,000 जो है आपका जो निकल करके आएगा वो राजकोषीय घाटा होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऋण और देयताओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो ये आपका राजकोषीय घाटा है सरकार का। तो ये क्या होगी? सरकार की राजकोषीय घाटा, ये सही सुमेलित नहीं है, ऋण और देयताएं इसमें शामिल नहीं होती है। सरकार की कुल व्यय में से या कुल प्राप्तियों को घटाने पर राजकोषीय घाटा निकल करके आता है, ठीक है? इसके अंतर्गत जो है कुल प्राप्तियों में ध्यान रखिएगा, प्राप्ति सरकार 2 तरह से धन प्राप्त करती है, एक तो राजस्व प्राप्ति और दूसरा उसकी पूंजी प्राप्ति होती है। इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपका पहला दूसरा गलत हो गया। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा क्या है? जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दें, ठीक है? मैंने जैसे बताया आपको कि आप कितना पैसे कमा रहे हो? 50,000, ओके, और खर्च कितना हो रहा था? 55,000 रुपये, ओके, और 50,000 आप कमा रहे थे, तो माइनस किया आपने, तो आपका कितना बचा था? 5,000 रुपये। ये आपका राजकोषीय घाटा है। जब आप इस राजकोषीय घाटे में से अपने ऋण ब्याज भुगतान को, यानी कि जो आपके खर्च हो रहे हैं उसी खर्च में आपका आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, उस लोन का ब्याज आप दे रहे हो, उसी, और वो ब्याज आपके खर्च में ही शामिल है। जब इसी खर्च में से आप अपने ब्याज को घटा दोगे तो आपका फिर क्या निकल करके आएगा? प्राथमिक घाटा निकल करके आएगा, ठीक है? समझ गए? एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, मान लो आप जॉब कर रहे हो, पैसे 50,000 कमा रहे हो और खर्च हो रहा है आपका 55,000 रुपया, और आपने कहीं लोन लिया हुआ है, ठीक है? लोन का ब्याज भी उसी में दे रहे हो, 55,000 खर्च में ही आपका उस ब्याज भी उसी में शामिल है, ओके? जैसे कि मान लो आपने कोई मान लो आपके घर में कोई बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से आपने 3-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लोन ले रखा हुआ है। लोन लिए हो तो आपको ब्याज देना पड़ रहा है मंथ, महीने का, तो आपका जो वैसे तो आपका खर्च तो हो ही रहा था, साथ में ये जो लोन लिया हुआ है आपने, उसका ब्याज भी आपको आपके जेब से ही जा रहा है।
वो खर्च भी आपके जेब से ही जा रहा है। तो यानी कि 55,000 जो रुपए आपका खर्च हो रहा है महीने का, इसी में आपका ब्याज भी शामिल है, ठीक है? महीने का ब्याज भी आप इसी में ही दे रहे हो। जब आप अब आप सोचो कि अगर हमको ब्याज नहीं देना होता तब मेरा खर्च कितना होता? तो जब आप अपने ब्याज को इसमें से निकाल करके एग्ज़ैक्ट आप अपना सिर्फ़ खर्चा देख रहे हो, यानी कि आपको जब किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, आप ये सोचो कि फ्यूचर में यार जब ये ब्याज खत्म हो जाएगा तो हमारा कितना मंथली खर्च होगा। तो जब आप इसको ब्याज को इसमें से माइनस कर दोगे, अपने पूरे खर्च में से, ठीक है? जब अपने राजकोषीय घाटे में से अपने ब्याज को माइनस कर दोगे तो आपका जो निकल कर के आएगा वो प्राथमिक घाटा होगा, ठीक है? चलो, तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। बजट घाटा क्या होता है? इसमें जब अनुमानित देखो बजट एक अनुमान के आधार पे जब आप अनुमान लगाते हो कि एक वित्तीय वर्ष में हमारा इतना खर्च हो सकता है और हमें इतनी प्राप्तियां होंगी, तो जब आप अपने अनुमान के आधार पे अपने कुल, ठीक है, अनुमानित अनुमानित कुल व्यय, कुल अनुमानित व्यय, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कुल अनुमानित व्यय में से जब आप कुल अनुमानित प्राप्तियों को घटाते हो, कुल अनुमानित प्राप्तियों को जब आप घटाते हो, तो जो आपका रिजल्ट निकल कर के आएगा, परिणाम निकल कर के आएगा, वही आपका बजट घाटा कहलाएगा, ठीक है, समझ गए? तो इसमें अनुमानित होता है, कुल अनुमानित व्यय में से कुल अनुमानित प्राप्तियों को घटा देंगे तो जो निकल कर के आएगा आपका बजट। यानी कि इसमें आपका राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा दोनों शामिल होता है। ओके, अब राजस्व घाटा पूंजीगत घाटा इसमें दोनों शामिल होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब तीसरा भी आपका सही है। ओके, चौथा दिया है प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? तो इसमें दिया है राजस्व घाटा प्लस संपत्ति सृजन हेतु अनुदान। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा अपना एफर्ट्स लगाइएगा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, केंद्र क्या करती है? राज्यों को अनुदान देती है, ठीक है? केंद्र क्या करती है? राज्यों को अनुदान देती है। किसको देती है? राज्य को देती है। ओके, अब देखो ये जो अनुदान होता है, ये अनुदान केंद्र के राजस्व का हिस्सा होता है, ठीक है? केंद्र के राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। राजस्व व्यय क्या होता है? ऐसे व्यय, यानी कि मान लो मैंने आपको पैसा दिया गया, 1 लाख रुपए दिए गए, ठीक है? आपके पापा ने आपको 1 लाख रुपया दिया। अब आप उस पैसे का खर्च उपभोग के उद्देश्य से कर रहे हो, यानी कि आपने क्या किया, शॉपिंग कर लिया, कोई बाइक खरीद ली, कोई अच्छी सी बाइक खरीद ली इस पैसे में, तो आपका ये राजस्व व्यय होगा, यानी कि उस पैसे से आपको किसी तरह की संपत्ति का अर्जन नहीं हुआ, ठीक है? अगर वही पैसा आप बैंक में जमा कर देते हो और निरंतर आपको उस पर ब्याज मिलता रहता है, तो फिर आपका पूंजीगत व्यय होता है। दो तरह का व्यय होता है, ठीक है? राजकोष राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वैसा व्यय जिसमें किसी तरह के संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, केवल उपभोग के उद्देश्य से खर्च किया जाता है। यानी कि जब आप किसी उपभोग के उद्देश्य से खर्च करते हो, जब धन का आप खर्च जो है उपभोग के उद्देश्य से करते हो, तो आपका राजस्व व्यय कहलाएगा। लेकिन जब आप किसी धन का जब आप किसी पैसे को आप इस उद्देश्य से खर्च करते हो कि जिससे कि संपत्ति का निर्माण, जैसे कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया गया, आपने बैंक में जमा कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो उससे आपको क्या होगा, एक वक्त के बाद उससे आपको पैसा मिलेगा। या फिर आपने क्या किया कि उससे कुछ और किसी को 1 लाख में मान लो 10 लाख रुपया दिया गया या 20 लाख रुपया दिया, तो आपने कहीं अपार्टमेंट, कहीं पे एक छोटा सा कमरा, 2-3 या फिर जमीन खरीद लिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, निरंतर बढ़ती रहेगी। उससे आपका संपत्ति निर्माण हुआ, उससे आपको कल को फायदा होगा, ठीक है? तो वो आपका पूंजीगत व्यय होगा। पूंजीगत व्यय जिससे आप संपत्ति का निर्माण होता है, जिससे आपको प्रॉफिट होगा कल को, ठीक है? राजस्व व्यय जिसमें से आप उपभोग के उद्देश्य खर्च कर रहे हो, इसका आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, आपने कपड़े खरीद लिए, कहीं बाइक खरीद लिया, ठीक है? लेकिन राजस्व में संपत्ति खरीदा जाता है, संपत्ति का निर्माण किया जाता है। पूंजीगत व्यय में, राजस्व व्यय में सिर्फ उपभोग किया जाता है। ओके, तो अब देखो, अब पॉइंट पर आइए। केंद्र ने क्या किया, अनुदान दिया राज्यों को, ठीक है? किसको दिया अनुदान? राज्यों को। और ये जो अनुदान होता है ये राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। केंद्र के राजस्व, देखो केंद्र के दो तरह के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है? ठीक है, समझिए। राजस्व व्यय मैंने अभी समझाया जो उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है। पूंजीगत व्यय जिसमें संपत्ति के निर्माण के उद्देश्य से जो पैसे खर्च किए जाते हैं, वो केंद्र का पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है? ऐसे व्यय जो संपत्ति के निर्माण के उद्देश्य से किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय। ऐसे व्यय जो उपभोग के उद्देश्य से किए जाते हैं, राजस्व व्यय।
तो केंद्र द्वारा जो अनुदान दिया जाता है राज्यों को, ये राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। अब देखिए, जब राज्यों को अनुदान दिया गया तो राज्य क्या करेगा, मान लो 100 रुपये दिया गया, ठीक है, अनुदान राज्यों को कितना दिया गया, हर राज्य को अलग अलग अनुदान दिया जाता है, किसी राज्य को कम, किसी राज्य को ज्यादा। ओके, तो मान लो राज्य ए को, ठीक है, कितना दिया गया, 100 रुपये अनुदान दिया गया। अब इस 100 रुपये अनुदान राज्य क्या करेगा, राज्य का भी अपना व्यय होता है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। तो राज्य ने 50 रुपये पूंजीगत व्यय में खर्च कर दिए, कितना, 50 रुपया, और 50 रुपये राज्य ने क्या किए, राजस्व व्यय में खर्च कर दिया, ठीक है, राजस्व व्यय में खर्च कर दिया, क्योंकि हमने बताया कि ये जो राजस्व व्यय है ये उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है, यानी इसका खर्च कर दिया, इससे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और पूंजीगत व्यय में क्या हुआ, सरकार को इससे प्रॉफिट होगा, इससे संपत्ति का निर्माण किया राजस्व, राज्य ने इस अनुदान का 50 रुपया संपत्ति के निर्माण में प्रयोग कर लिया। तो ये जो पूंजीगत व्यय है, ठीक है, यही जो आपका पूंजीगत व्यय है, जब आप इसी पूंजीगत व्यय को, ठीक है, राजस्व घाटा, ओके, ध्यान रखिएगा, जब आप इसी पूंजीगत व्यय को केंद्र के राजस्व घाटे में से, केंद्र के राजस्व घाटे में से इस पूंजीगत व्यय को घटा देंगे, तो आपका क्या निकल करके आएगा, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। यहाँ पे राजस्व घाटा और प्लस संपत्ति सृजन हेतु अनुदान, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राजस्व घाटे में से जब संपत्ति सृजन हेतु जो अनुदान दिया गया है इसमें माइनस करेंगे राजस्व घाटे में से, तब आपका प्रभावी राजस्व घाटा निकल करके आएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपका ये गलत हो गया, ठीक है। राजस्व घाटे में से जब संपत्ति सृजन हेतु जो अनुदान दिया गया है उसको माइनस करेंगे, तब आपका प्रभावी राजस्व घाटा निकल करके आएगा। तो कितना सही है, 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोर मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है, खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन में मूल्य वृद्धि की प्रकृति अल्पकालिक होती है। तो आप लोग बताने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, होल प्राइस इंडेक्स में, WPI में केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, ठीक है। तो होल प्राइस इंडेक्स यानी WPI को मापने के लिए एक बास्केट का प्रयोग किया जाता है। इस बास्केट में सभी वस्तुओं को रख दिया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं वस्तुओं के मूल्य में थोक स्तर पर, ठीक है, थोक स्तर पर होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, ठीक है। इन्हीं वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक स्तर पर मापा जाता है। अब देखिए, क्योंकि ये बास्केट है, ठीक है, WPI को मापने के लिए, तो इस बास्केट में ऐसी भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका मूल्य क्या होता है, लंबे समय तक स्थिर रहता है, और कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनके मूल्य में काफी निरंतर बदलाव होता रहता है, यानी कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है, बदलते रहते हैं। तो अब WPI की गणना में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो वस्तुएं आज टमाटर 20 रुपए किलो है, कल 40 रुपए किलो हो गया, तो ये निरंतर बदलते रहते हैं, है ना। दूध आज 40 रुपए लीटर मिल रहा है, कल 60 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ऐसी वस्तुएं जो जिनके मूल्य में निरंतर बदलाव होता रहता है, तो उन वस्तुओं को इस बास्केट से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो वस्तुएं जिनके मूल्य में निरंतर परिवर्तन हो रहा था, इसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब केवल उन्हीं वस्तुओं को बास्केट में रखा गया जिसका मूल्य जो है लंबे समय तक स्थिर रहता है, ठीक है। तो अब केवल इन्हीं स्थिर मूल्य वाले वस्तुओं की महंगाई, यानी कि उनके मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है जब, इसी को कोर मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, इसी को कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। तो अब स्टेटमेंट देखिए, कोर मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, आप समझ गए, क्योंकि इनके मूल्य में निरंतर बदलाव होता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो इस वजह से इसको कोर मुद्रास्फीति की गणना में इसको नहीं मापा जाता है, ठीक है। अब दूसरा कथन देखिए कि खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन में मूल्य वृद्धि की प्रकृति जो होती है अल्पकालिक होती है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शामिल होने वाली मुद्रा को स्वतंत्र रूप से उपयोग के योग्य होना आवश्यक है। दूसरा, निजी क्षेत्र इसका उपयोग नहीं कर सकते। देखिए, विशेष आहरण अधिकार होता क्या है कि आप लोग जानते हो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति में विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध कराती है। तो जो ऋण उपलब्ध कराती है वो SDR के रूप में करती है, ठीक है। और इसके SDR में 5 देशों की मुद्रा शामिल है, जैसे डॉलर, 5 मुद्राएं शामिल हैं। 5 नहीं, हाँ 5 है। डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन, ठीक है। 5 नहीं 4 है, सॉरी मैं कंफ्यूज आ रही हूँ। रुकिए मैं बताती हूँ। 4 है। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और चीनी रेनमिनबी। सबसे ज्यादा भार जो है, अगर सबसे ज्यादा वैल्यू की बात करें तो डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा है SDR में, ओके। अब देखिए, इसमें शामिल होने वाली मुद्रा को स्वतंत्र रूप से उपयोग के योग्य होना चाहिए। तो जो भी, अगर जैसे कि कोई मुद्रा अगर SDR में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले कि उस देश की अर्थव्यवस्था का जो है निर्यात सबसे ज्यादा होना चाहिए और वस्तुओं का जो प्रवाह है उसका प्रयोग भी व्यापक स्तर पर होना चाहिए। जैसे कि डॉलर, आप देखेंगे कि मैक्सिमम देश की अर्थव्यवस्था डॉलर का प्रयोग करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेन देन में, ठीक है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है कि इसमें शामिल होने वाली मुद्रा को स्वतंत्र रूप से उपयोग होने योग्य होना चाहिए। और दूसरा ये कि निजी क्षेत्र इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल निजी क्षेत्र इसका उपयोग नहीं कर सकते, केवल इसके IMF के सदस्य देश ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है G33 समूह विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडियों का विरोध करता है। तो दोस्तों, जो G33 है ये भारत और चीन सहित लगभग 48 विकासशील देशों का समूह है, ओके। ये जो है कृषि सब्सिडियों का विरोध नहीं करता है, ओके। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा दिया है शांति उपबंध जो है मत्स्य सब्सिडी के तहत एक अंतरिम व्यवस्था को संदर्भित करता है। तो मत्स्य सब्सिडी नहीं, कृषि क्षेत्र से संबंधित सब्सिडी के तहत एक अंतरिम व्यवस्था को संदर्भित करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तीसरा दिया कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को सभी समझौतों की संपुष्टि करनी होती है। तो तीसरा सही, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, तराई आर्क लैंडस्केप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यमुना और बागमती नदियों के मध्य का क्षेत्र है। इसमें केवल भारत का क्षेत्र सम्मिलित है। इसे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, तराई आर्क लैंडस्केप की बात करें तो इसका विस्तार जो है यमुना नदी से लेकर बागमती नदियों के मध्य तक का विस्तार है। तो का पहला सही है। दूसरा दिया कि केवल भारत का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, तो नहीं, नेपाल भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके सहित आपका तीसरा दिया है कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसे वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत मान्यता दी गई है तराई आर्क लैंडस्केप को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1 और 3। दोस्तों, वीडियो अच्छी, आज हम लोग 40 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चंस बचे हुए नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलना भूल जाती हूँ, तो आप लोग याद से कर लिया करिए। और थैंक यू सो मच अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।